तो 3 तारीख और भोपाल गैस कांड को याद करते हुए खैर पूर्व मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, भावी मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को, बहरहाल ये अभी साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल सर, मैं आपके पास वापस आते हुए, छत्तीसगढ़ नेक टू नेक है, लेकिन मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज पिछले 2 महीने से जो हम देख रहे थे, उनके स्टेटमेंट जो हम देख रहे थे, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की आश्चर्यजनक जीत का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को देना हो नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो शिवराज सिंह चौहान को देना पड़ेगा। उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करके, इस बात को दरकिनार करके कि केंद्र से 7 बड़े चेहरे उतार दिए गए थे मैदान में, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उतार दिए गए थे, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया था भावी मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने अपना सब कुछ, यानी अपना 100% चुनाव अभियान को दिया, जी जान से लड़ा, और उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया है कि उनकी मध्य प्रदेश की जनता से, विशेष तौर पर महिलाओं से जो उनका एक लगाव है, एक जुड़ाव है, बहुत गहरा है और निजी है, उसको वो अभी कहीं भी कम नहीं हुआ है, और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज भी अब इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान हैं। ये बात अलग है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन दावे को अगर देखें हम किसी एक व्यक्ति के योगदान के कसौटी पर, तो शिवराज सिंह चौहान ही उसके दावेदार बनते। मैं राहुल जी बस एक ऐड ऑन और करूंगा, उसके बाद सैयद आमिर के पास जाऊंगा। अगर एमपी में तो आपने क्रेडिट दे दिया कि पीएम के बाद कोई चेहरा है, तो भाई दूसरा चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया सर? बीजेपी का कोई चेहरा वहाँ सामने खड़ा नहीं था। ये कहा जा रहा था हाँ रमन सिंह है पर्दे के पीछे, नरेंद्र मोदी तो एक फेस है ही। भूपेश बघेल को कहा गया कि उन्होंने हर तरह की योजनाएं की, हिंदू कार्ड भी खेला, आदिवासियों को भी जोड़ा, किसानों की बात भी कर दी, फिर वो कहाँ पे चूक रहे हैं? वहाँ पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही श्रेय जाएगा इसका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रमन सिंह जी जो वहाँ के सबसे बड़े नेता रहे, वो पिछले 4 साल में सक्रिय नहीं थे। इस बार भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं रखा गया था, किसी को नहीं रखा गया था। तो मैंने मध्य प्रदेश के लिए भी जो कहा कि दूसरे नंबर पर अगर श्रेय दिया जाना है तो शिवराज सिंह को दिया जाएगा, पहला तो प्रधानमंत्री का ही रहेगा। और यही स्थिति हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी, और वहां भी ये जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, जो अभी स्थिति है, बहुत आश्चर्यजनक है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के परिणाम लगभग सभी की आशाओं के विपरीत हैं। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक था, लेकिन वही नेक टू नेक छत्तीसगढ़ में हो जाएगा जी, ये किसी को आशा नहीं। और इसको क्या ऐसे भी मानकर हम चल सकते हैं, इससे पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे भूपेश बघेल के खिलाफ, इससे बहुत मुखरता से महादेव ऐप को लेकर उसे बहुत मुखरता से बीजेपी क्या भुनाने में कामयाब हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में इसका बहुत जिक्र किया था। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, सैयद आमिर दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, शांति है, सन्नाटा है। आमिर क्या चल रहा है वहां पर? सैयद आमिर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए फौरन आपका ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं। एक और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको दे दें। आमिर आ रहे हैं आपके पास। विधानसभा चुनाव के रुझानों के बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री मोदी की यह खबर आती है कि वो संबोधित करने वाले हैं, रुझान जो बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे बड़ी बैठक बुला रहे हैं। इसमें ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेकिंग का एक हिस्सा है, INDIA अलायंस की बैठक बुला सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो वो अलायंस है कैसे? मनोज जी कमेंट करते चलिए, ब्रेकिंग बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि INDI अलायंस अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे एमपी में। अब ये अलायंस में है क्या? यानी बिना समाजवादी पार्टी की अलायंस, या अलायंस की याद इस नतीजों के बाद? और आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी जो इस अलायंस का आज की डेट तक हिस्सा है, उसके भी कैंडिडेट इस बारी थे मैदान में। तो ये अलायंस विधानसभा के ये जो चुनाव है उसमें तो कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी काम करता हुआ नज़र नहीं आया। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि ये तीनों स्टेट्स जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट ही फाइट होती है। तो इंडिया अलायंस का सही मायने में उसका मतलब क्या है, उसकी हैसियत क्या है, किस तरीके से काम करेगा, ये उसी समय पता चलेगा जबकि लोकसभा की सीटें में बंटवारा होगा। जब ये आपस में सीटें बांटेंगे उस समय कितना अलायंस टिकता है, ये उसी समय मालूम। लेकिन इस बात पर अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से आप काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इस अलायंस का क्या औचित्य रह जाएगा। राहुल सर, आपसे एक और छोटा सा कमेंट इस पर लेते हुए, क्योंकि अच्छा ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं इसी बीच, वो सुनते हैं। बहुत क्लियर लीड है सर, हो गया। सुपर कॉन्फिडेंट थे आप, कह रहे थे कि मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं धरातल को देख रहा था कि इस बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कर रही। क्या कर रहे हो गजेंद्र सिंह शेखावत, हालांकि उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। मुझे एक कांग्रेस का रिएक्शन लेना, उसके बाद राहुल सर के पास आप चलना पयोधी। राकेश शेट्टी जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी साहब, ये जो भी ब्रेकिंग चली थी ना, जो मैंने मनोज जी से सवाल पूछा था, मैं उसी को और आसान भाषा में आपसे पूछता हूँ। ये INDIA अलायंस जो बनी है आप लोगों की, वो MP में तो आते आते बिखरती दिखी, अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए। इस अलायंस का याद नतीजों के बाद आपको आने लगा क्या कि हाँ, हो सकता है बीजेपी से लड़ने के लिए अब ज़रूरत है कि हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करें? आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। शेट्टी साहब, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। राहुल सर, इसी पर आपका कमेंट कि ये जो ऊहापोह की स्थिति डे 1 से इस अलायंस में बनी हुई है, क्या ये कांग्रेस ये और जो बाकी पार्टियां ये समझ नहीं पा रही है कि हमें चलना कैसे है, हमें काम कैसे करना है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि ये विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव नहीं, और वो जो अलायंस बना है वो बना है लोकसभा के लिए। तो जाहिर है कि इस चुनाव में जो पार्टियां इन प्रदेशों में मैदान में थी, उनको अपनी स्थिति मजबूत करनी थी, क्योंकि मामला विधानसभा का था, उनके अपने राज्य का था। लेकिन इसी चुनाव में ये उनके सामने पहला मौका भी था जब वो अपने अलायंस या अपनी गठबंधन की ताकत और उसकी संभावनाओं को मजबूत भी करते थे। ये दोहरे लक्ष्य उनके सामने थे। अभी तक जो दिख रहा है और जो बहुत अब साफ है कि अभी तक इंडिया गठबंधन जनता को ये बताने में नाकाम रहा है इस बार से कि वो एकजुट होकर काम कर सकता है। वो एकजुटता कहीं शब्दों में भी दिखी नहीं उतनी ज़्यादा। तो ये उसके लिए चुनौती अब लोकसभा में और कड़ी हो गई है। नहीं, और ऐसा तो नहीं राहुल जी, क्योंकि आपने कई चुनाव को देखा है। अब ऐसा है कि आप एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने वोटर से यहाँ तक कह दिया कि इन पे भरोसा मत करो कांग्रेस वालों पे। दूसरी तरफ ठीक है, ये विधानसभा की तस्वीर हो, लेकिन विधानसभा में अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में नतीजों में बीजेपी की जगह होती तो कांग्रेस तो फिर कहती कि ड्राइविंग सीट पे तो मैं बैठूंगे, ये हमारी पार्टी बैठेगी INDIA अलायंस में, फिर हमारा चेहरा होगा, हमारी शर्तों पे चीज़ें होंगी। अब वो नहीं हुई ना, अब वो चीज़ें नहीं हो पाई ना, तो अब विन विन सिचुएशन तो कांग्रेस के पास है नहीं सर, बार्गेन नहीं कर सकते। नहीं, बहुत मुश्किल है, कांग्रेस के लिए भी कठिन होगा। देखिए, कोई भी गठबंधन तभी कामयाब हो सकता है या उसके बारे में सोच सकता है जब उसकी एक मजबूत धुरी हो। कोई एक पार्टी ही उसकी मजबूत धुरी हो सकती है। अभी जो स्थिति है देश में, उसमें कांग्रेस ही वो धुरी हो सकती है इंडिया गठबंधन की। वो धुरी इस बार बहुत मजबूत होकर नहीं उभरी है। तो कांग्रेस के पास अब ज़्यादा बार्गेनिंग पावर दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है, और वहाँ पे उसको दबना पड़ेगा समाजवादी पार्टी से और दूसरे अपने सहयोगियों से। तो अब स्थिति जो है गठबंधन के लिए और कठिन हो गई है, चुनौती और विकट हो गई है। और बीजेपी के लिए ये बहुत और लोकसभा की चुनाव की राह आसान हो गई। और ऐसा तो बीजेपी पहले से कहती आ रही थी। राकेश शेट्टी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। राकेश शेट्टी, आप अलायंस की बैठक बुला लीजिए, आपके अध्यक्ष, लेकिन उसकी एकजुटता, एक अच्छा मैसेज वो तो इन चुनाव के दौरान दिया जा सकता था ना, उसमें तो आप लोग फेल नजर आ रहे हैं। क्या करिएगा बैठक में भी मंथन के अलावा?